नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी तक इस सीरीज़ के तहत हमने यूपीएससी मेंस के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो निश्चित रूप से देखनी चाहिए, ताकि आपके दिमाग में एक ओवरऑल पिक्चर बन सके कि हमें मुख्य परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है। उसके बाद हम नए पड़ाव पर हैं और अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक लेकर एक टॉपिक लिया और ये देख रहे हैं कि अब तक इस टॉपिक से, सिर्फ एक टॉपिक से कितने प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इतने बड़े टॉपिक को अगर हम खोजने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें किताब के रूप में मिलेंगी, पूरी पूरी किताब मिल जाती है, लेकिन उस टॉपिक के किस हिस्से को यूपीएससी महत्व दे रही है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये भी कि अगर प्रश्न पूछ ही लिया गया है तो उसका उत्तर देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कितना पढ़ना ज़रूरी है, किस रूप में आंसर को हम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने जीएस पेपर 1 के पहले टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर मोटे तौर पर समाहित है। पूरा डिस्कस किया है। आप लोगों का रिस्पांस मुझे बड़ा मोटिवेट किया, बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे यकीन हो गई कि तैयारी करने वालों की कमी नहीं है, सीरियस लोगों की कमी नहीं है बेसिकली। बस उन्हें सही चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं और काम की बात करते हैं। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2, फर्स्ट पेपर के दूसरे टॉपिक की, और ये देखेंगे कि इस टॉपिक से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, इनका उत्तर देने के लिए क्या ज़रूरी है, और भी ढेर सारी बातें। फ़िलहाल एक बार टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर मान सकते हैं 1750 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान समय तक ये शब्द पढ़ के लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है 2022-23 तक की बात पूछ ली जाएगी, पूछ ही जाती है, लेकिन जब 2022, 23, 24 या 2015, 2010 इधर की बातें आएंगी तो आप उनको पॉलिटी में देखेंगे, इकॉनमी में देखेंगे, इस रूप में, या करंट अफेयर में देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। जब इतिहास की बात आ रही है तो आप आज़ादी तक को मोटे तौर पे मुख्य मानिए, विभाजन हुआ उसको देखिए, उसके बाद जब बांग्लादेश बना उसके पहले भी कुछ घटनाएं घटी, बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। तो वर्तमान समय तक, अब इसमें जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसमें भी किन किन चीज़ों पर फोकस करना है यूपीएससी ने साफ साफ बता रखा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको लेके चलना, किताब खरीद लिया पूरी किताब पढ़नी है, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी हैं, अब ये महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम पर हम किन घटनाओं को पकड़ेंगे, ये भी कमाल की बात है। अदरवाइज़ पूरा इतिहास ही तो घटनाएं हैं, अलग अलग रूप में घटनाएं हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए सब कुछ पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण घटनाओं को कैसे पकड़ेंगे, अभी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तब समझ में आएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्तित्व रहे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से यहाँ मतलब फ़िलहाल इस टॉपिक में मतलब ये है कि वो चाहे अंग्रेज हों चाहे भारतीय हों, जिन्होंने भारतीय इतिहास में किसी भी रूप में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है, हो सकता है नेगेटिव रोल भी हो सकता है पॉजिटिव रोल भी हो, उनकी बात हो रही है। इसके अलावा एक अलग से टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें हम देखेंगे, वहाँ पे भी व्यक्तियों की बात होगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने समझा दिया व्यक्तित्व का क्या मतलब है। साथ ही साथ जो इश्यूज़ हुए, जो विषय उत्पन्न हुए, जो चीज़ें दिखी उस समय दिख रही हैं इतिहास में, उनकी बात हो रही है। और ध्यान देने वाली बात ये है, सब नहीं, महत्वपूर्ण। अब समझते हैं। 2013 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ था, पहली बार एग्ज़ाम हुआ 2013 में नए सिलेबस के साथ। क्वेश्चन क्या है, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, व्याख्या कीजिए। अब इसकी व्याख्या करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी ने लॉर्ड डलहौजी को क्यों पूछा, इससे इतना प्रेम क्यों भाई, लॉर्ड डलहौजी को क्यों पूछा। अभी हमने सिलेबस देखा है, जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं इतिहास में, तो ऐसे देखिए कि उसका आने वाली घटनाओं पर क्या असर रहा, उसका मतलब उसने जो कुछ भी किया, वायसराय, गवर्नर जनरल, इनके बारे में पढ़ते हैं, पूरी लिस्ट है, आपको नोट भी दी गई, प्रीलिम्स में पढ़ाया भी गया है। तो उसमें
जब आप पढ़ते हैं वायसराय या गवर्नर जनरल के बारे में तो कुछ नाम ऐसे आते हैं जिनका रोल बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई एंगल से महत्वपूर्ण है, चाहे वो युद्ध को लेकर के हो, भारत विजय की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। उसी में से जब आप डलहौजी को पढ़ते हैं और करजन पे भी क्वेश्चन आगे देखेंगे, इनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इनके जो फैसले थे उन्होंने भारतीय इतिहास में बहुत बड़े बदलाव किए, आने वाली घटनाओं को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया और एक तरह से इन्होंने एक मूड सेट कर दिया आने वाली घटनाओं का। समझ रहे हैं? इसलिए इन पर क्वेश्चन बने हैं। किसी और पे क्यों नहीं पूछ लिया गया? लॉर्ड बेंटिक पे क्यों नहीं आ गया? हालांकि उसने भी बढ़िया रोल निभाया है और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, तो उन पे क्यों नहीं आ गया? 2 3 4 ही क्यों महत्वपूर्ण? अगर गवर्नर जनरल की बात करें, मुख्य परीक्षा के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो बाकियों पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि इसके जब फैसले आप देखेंगे, चाहे व्यक्तिगत का सिद्धांत हो या फिर रेलवे की बात हो, कई कानून बने थे उस समय, आप देखेंगे कि इसने बहुत काम किया। अब इस टॉपिक को लेकर कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब हमेशा रोना नहीं होता, इमोशनल का मतलब भावनाओं में बह जाना, ठीक है। तो इमोशनल होके ऐसी ऐसी बातें लिखने लगते हैं कि अरे अंग्रेज नहीं होते तो हम कहाँ होते, हमारा कल्याण कितना कर दिया। ऐसे नहीं, आपको थोड़ा खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो बहुत बड़ा आधार बना हमें आगे बढ़ने में। निश्चित रूप से रेलवे की बात हो या संचार के साधन हो, ये सारी चीज़ें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है आधुनिक भारत को बनाने में। अच्छी बात है, लेकिन मोटिव क्या था? वो अंदर से क्या सोच रहे थे? उनकी प्लानिंग क्या थी? क्या उनकी प्लानिंग ये थी कि भारत को विकसित करना है, आधुनिक बनाना है? ऐसा तो नहीं था। तो इस तरह से फिलहाल हम आंसर की बात उस रूप में नहीं करेंगे कि पूरा आंसर लिखेंगे, आपको पता है उसके लिए अलग से सीरीज़ है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका उत्तर लिख रहे हों तो 2 3 बातें ध्यान रखनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया और समझा है, तो उसी को इस क्वेश्चन के फ्रेम में, जैसे इसकी डिमांड है, जैसे कि आधुनिक भारत की बात हो रही है, तो जो जो महत्वपूर्ण, जैसे रेलवे की बात आप पहले कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से जो भी इसने काम किया वो अगर लिख देते हैं तो सामान्य तौर पर आप एवरेज से ऊपर हो गए। आपने ठीक ठाक आंसर लिख दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा क्रिटिकल विश्लेषण रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये बातें बिठा के चलनी पड़ेंगी कि अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण कैसा था और उसे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आप लिख देते हैं, जो अभी मैंने थोड़ा सा तर्क दिया कि उनका असली मकसद खुद इन संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना था, यहाँ भारत का शोषण करना था, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। बस इतना ही लिखना है, इसी को थोड़ा विस्तार से लिखना है, एग्जाम्पल्स देने हैं, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक, बहुत लंबा रेंज है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी हम सिलेबस पे बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जो विषय है, उनका असर कैसा रहा, इसको लेकर यूपीएससी पूछती है। सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। इतिहास के जितने भी प्रश्न दिखते हैं, ख़ास तौर से आधुनिक भारतीय इतिहास के जितने भी प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में दिखते हैं, उनकी जड़ में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कोई आम घटना नहीं थी। बस ऐसे ही नहीं कि यूपीएससी के मन में आए चलो आज ये पूछते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो घटना अपने आप में ऐसी है जिसका असर बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों की बात हो रही है, अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों की, और उनकी आर्थिक नीतियाँ ऐसी थीं जिनका असर आज भी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान कितना था। हर हर एंगल से आप देखेंगे उस समय भारत के पास बहुत सारे संसाधन थे, बहुत बहुत ज़्यादा संभावनाएं थीं आगे बढ़ने की, लेकिन इनकी आर्थिक नीतियां कुछ ऐसी रहीं जिन्होंने भारत का भरपूर शोषण किया। अब उस चीज़ को समेटते हुए एक क्वेश्चन यूपीएससी ने बना दिया है कि इन्होंने कौन कौन सी आर्थिक नीतियां
अपनाई थी, पहले आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ उन नीतियों का असर क्या हुआ। बेसिकली यही बात, यही दो बात यूपीएससी पूछ रही है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा घुमा दिया है कि विभिन्न पक्षों का विश्लेषण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो हो सकता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं कि क्या पूछ लिया। दो ही बातें हैं कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी नीतियाँ लागू की थीं। चाहे आप उनके व्यापार की नीति देखें कि हमारे यहाँ से संसाधन लेके जाना है, कच्चे माल लेके जाना है, अपने यहाँ उसी को मतलब उसका सामान बना। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से कपास ले गए, वहाँ पे वस्त्र बनाए, वस्त्र लेके आए, फिर भारत में ही बेच रहे हैं, इसी को बाजार भी बना दिया। इसी तरह से आयात निर्यात की नीतियाँ ऐसी थी कि जब यहाँ से देशी जो व्यापारी थे उन पर कई तरह के प्रतिबंध होते थे, कई तरह के शुल्क लगाए जाते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको आप जब पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इस एंगल से नहीं देखते, घटनाओं को देखते हैं। ये युद्ध इस समय हुआ, ये घटना इससे घट गई, ये आंदोलन उस समय हुआ, वो भी महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या चल रहा है 100 सालों में, 50 सालों में, एक पैरेलल चीज़ कोई चल रही है जिसका असर हो रहा है। समाज में कोई बदलाव आ रहा है, अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आ रहा है, राजनीति में कोई बदलाव आ रहा है, सरकारों में कोई बदलाव आ रहा है। इसको एक बड़े फ्रेम में जब आप देखते हैं ना, तब ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बारे में किताबों में नहीं लिखा है, लिखा है, अलग से चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, आपको मेंस की नोट में दिया भी गया है। लेकिन मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि समझने के लिए हमें ऐसे देखना पड़ता है। फिलहाल फिर से कंक्लूड कर दूं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास दो बातें होनी चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप आर्थिक नीतियों को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। हालांकि जो नोट आपको मेंस की दी गई है उसमें इस रूप में भी बताया गया है कि उनका एक फेज़ था, इस समय से इस समय तक ऐसी आर्थिक नीति थी, इस समय से यहाँ से लेकर के आज़ादी तक ऐसी आर्थिक नीति थी। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसी से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप उनका असर नहीं दिखाएंगे, उनका प्रभाव नहीं दिखाएंगे। जैसे उसका प्रभाव लिखते हैं आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसी को पकड़ के चलते हुए लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा कम ही लिखिए लेकिन पॉइंट पे बने रहिए। इधर उधर की फालतू की बातें करने से एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि आपको कुछ आता होता है नहीं, बस बहकाने के लिए इधर उधर की बातें लिख दी हैं। ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 2014 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, आते हैं। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ, एम्पायर शेकिंग बैटल्स, पानीपत में लड़ी गई थी? बहुत सारे युद्ध आपने सुने हैं, पढ़े हैं। बक्सर की लड़ाई पढ़ी आपने, प्लासी की लड़ाई पढ़ी है, पानीपत की लड़ाई आपने पढ़ी है, तो ये कुछ प्रमुख हैं। लेकिन पानीपत की लड़ाई की खास बात है कि यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई हैं ज़्यादातर साम्राज्य ही बदल गए हैं, शासक ही बदल गए हैं, देश का नक्शा ही बदल रहा है। समझ रहे हैं। अब उस चीज़ को फिर पकड़िए जो मैंने अभी तक दो प्रश्नों में कहा है कि पानीपत की लड़ाई पर ही क्यों प्रश्न पूछ लिया गया। क्या और युद्ध नहीं हुए हैं? और भी तो हुए। अभी तो मैंने ही कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आपको। मराठों में युद्ध हो रहे थे, मराठों और मुग़लों के बीच युद्ध हो रहे थे, अफ़गानी आए उनके बीच हो रहे थे युद्ध। अंग्रेज़ों की ही युद्ध की बात कर लें तो नेपाल के साथ हुआ, म्यांमार के साथ हुआ, देश के अंदर भी जो है युद्ध हुए। इसी पर क्यों पूछ लिया गया? क्योंकि ये जो घटना है वो पूरे इतिहास को बदलने वाली घटना है। 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तीनों में आप देखिए क्या क्या बातें हो रही, कितना बड़ा प्रभाव इसका हो रहा है। आपको क्या लगता है जब यूपीएससी ने साफ साफ कहा है कि हम महत्वपूर्ण घटनाओं पे पूछेंगे तो इसको इग्नोर कर देगी? ऐसा थोड़ी होता है। यही तो पूछना, यही तो यूपीएससी कह रही है कि हम तो यही पूछेंगे। आपको हम साफ साफ कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण घटनाओं को पकड़ के रखिए, उनको समझ लीजिए, बाकी छूट भी जाए तो चल जाएगा, और यूपीएससी यही पूछ रही है। तो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा जो नज़रिया है वो ऐसा ही होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर आया फ्रेम में, इतिहास की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, कोई व्यक्ति आया फ्रेम में तो उसका कितना असर होने वाला है पूरी मूवी में। कोई घटना घट रही है, उसका कितना असर होने वाला है पूरी मूवी में। जैसे मान लेते हैं, फिल्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और फिल्म में कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है कि एक बच्चा है, गरीब है, और उसके माँ बाप को विलन ने जो है
मार दिया। इस तरह की फिल्में ट्रेडिशनली बनती हैं इंडिया में, किसी भी वजह से मार दिया। और आगे अब कहानी आगे बढ़ती है, वो प्रतिशोध में जल रहा है, जवान होगा तो बदला लेगा। अब क्या है कि ये जो घटना घटी, आपको नहीं लगता कि पूरी मूवी का नक्शा बदलने वाली है? ऐसी आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, और भी कोई चीज़ें सोच सकते हैं। जो मूवी आप देखने जा रहे हैं, हो सकता है कि यही मेन वजह है पूरी मूवी को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए। जब तक विलन मरेगा नहीं, जब तक बदला पूरा नहीं होगा, मूवी ख़त्म होने वाली नहीं है, भले 4 पार्ट में बने। मतलब किसी न किसी रूप में वो होगा। तो ये जो घटना घटी शुरू में, इसका असर देख रहे हैं आप। उसी तरह से पानीपत की लड़ाई है, या अंग्रेज़ों का आगमन है, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जब आप इतिहास को पढ़ रहे हैं तो आपका नज़रिया ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई घटना घट रही है तो इसका आगे क्या असर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप उतना ही पढ़ के बंद कर देते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे जब पढ़ेंगे तो असर दिखेगा। बस कुछ लोग ऐसे ही फिसलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, पन्नों पे फिसल गए, बात ख़त्म हो गई, उन्हें लगता है पढ़ लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को जोड़ते चलते हैं कि अच्छा ये घटना घट रही है, इसमें उस घटना का भी कोई कहीं ना कहीं रोल है। तब आप सही मायने में पूरी पिक्चर समझ पाते हैं, तभी पढ़ने में मज़ा भी आता है। ठीक है जी। फिलहाल अब आते हैं इसके आंसर की। तो आंसर में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई इस समय हुई थी। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आप सिर्फ इस बारे में ही जान रहे हो। यूपीएससी आपसे उम्मीद कर रही है कि पहले दो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अगली लाइन है उसमें कहा गया कि क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी। तो कहीं न कहीं जब लड़ाइयों की बात हो रही है तो एग्जाम्पल में आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखना है। अगर सिर्फ आप पानीपत के तीसरे युद्ध का पूरा वर्णन कर देते हैं, आप भटक गए, आप सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। आपको ये लग रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध की बात हो रही है, इनके बीच हुआ था, ये परिणाम आया, ऐसा नहीं है। युद्ध का वर्णन यूपीएससी नहीं पूछ रही है। यूपीएससी कह रही है कि ठीक है, हम तो रिफरेंस के तौर पे कह दे रहे हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध इस समय हुआ था, लेकिन असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ यहीं पर हुई। तो आप पहले के दो का भी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उसी को पूरा फिर विस्तार से लिखने, थोड़ा सा वर्णन करें ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप पहले के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि तीनों लड़ाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप ये दिखाएं कि एग्जाम्पल के माध्यम से ये दिखाएं कि इनका असर कितना बड़ा बड़ा हुआ, किस रूप में हुआ, कैसे साम्राज्य बदल गए, शासक बदल गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो युद्ध की कई सारी नीतियाँ नई नई आप देखेंगे यहाँ पे अपनाई जा रही हैं, तो उनके बारे में आप लिखेंगे और उसी में पानीपत के तीसरे युद्ध की भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें बताते हुए आपका फोकस इस बात पर रहेगा कि क्या कारण है। अब कारण में क्या है, आप इसके लोकेशन को देखिए। मैप में जब आप पढ़ रहे हैं इसके लोकेशन को देखिए और देखिए कि बाहरी जो शक्तियां आ रही हैं ज़्यादातर स्थल मार्ग से, वो जब भारत में प्रवेश कर रही हैं, जब भारत दिल्ली की बात करें या फिर और जो प्रमुख जो केंद्र हैं उन पे शासन करना है, तो फिर उस साइड में युद्ध के लिए सबसे बढ़िया जगह वही पड़ रही है। एक तरह से क्लैश वहीं पे हो रहा है। तो ज़्यादातर जब आप लोकेशन को देखकर आंसर लिखेंगे तो आपका उत्तर और सटीक होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। इसके आंसर में बस इतना ही चाहिए, समझदारी भी चाहिए। आपको ये दिखाना पड़ेगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये कारण रहे और इनका ये असर हुआ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी हमने एक बात की ना आर्थिक नीतियों वाली, इस तरीके से हमने बात की थी कि देखिए जिन चीज़ों का असर ज़्यादा हो रहा है यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है। इतना तो आपने समझ लिया। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन को देखिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। जब इस टॉपिक के तहत क्वेश्चंस को आप देखेंगे और ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के शासनकाल को देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी रूप में दिखाई देंगे कि उनकी जो नीतियां रहीं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा साइड होंगे तो आपको समाज पर उनका असर पूछ लिया ऐसा दिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे
वो ओवरऑल दिखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर क्या असर हुआ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक के तहत जब अंग्रेज़ों के शासनकाल को आप पढ़ रहे हैं तो इस बात पर ज़्यादा जोर दीजिएगा कि इनके काम करने के तरीके से, शासन करने के तरीके से, इनकी नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। समझ रहे हैं? चलिए इसको अब समझ लेते हैं थोड़ा और विस्तार से। जब हम आर्थिक नीतियों की बात कर रहे थे, जब हम उसको पढ़ेंगे उसी में इसका जवाब भी छुपा हुआ है। टॉपिक सेम है, अलग से नहीं पढ़ना है, बस उसी टॉपिक में एक स्टेप अंदर जाके यूपीएससी ने एक एग्जाम्पल उठाया है और उसी पे पूछ लिया कि पारंपरिक कारीगरी उद्योग जो थी उस समय, बहुत छोटे छोटे उद्योग विकसित हुए थे। आप इतिहास पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बड़ा ही मार्मिक वर्णन है इसका, पूरा चित्र बना के दिया गया है एनसीईआरटी में, बाकी किताबों में भी ये चीज़ें हैं। तो कारीगरी उद्योग धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, छोटे छोटे उद्योग ख़त्म होने लगा। किसी मेरे ख्याल से कर्जन ने ही शायद कहा था कि हड्डियां बिखरी पड़ी हैं या उत्तर के मैदानों में, इस तरह का कोई स्टेटमेंट था। इधर ही इशारा कर रहा था कि कैसे लोग जो है कितने दीन होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही है, जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो किसान बनते जा रहे हैं, किसान खेती पर भी दबाव बढ़ रहा है, वहाँ से भी अलग तरह का शोषण हो रहा था। समझ रहे हैं? तो इसके पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब आप इसको समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। ऐसे भी समझ लीजिए कि जो लोग आज के ज़माने में कोरोना के टाइम पे जो लोग बाहर काम कर रहे थे, जब कोरोना आया, कहीं मजदूरी कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अचानक से उनको निकाल दिया गया, लॉकडाउन हो गया, वो घर आ गए। उनमें से ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जा पाए, खेती में काम करने लगे। अब खेत में काम कर रहे हैं, आपको पता है, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो एक एक लेवल होता है, उसका नाम प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक शब्द आपने सुना होगा कि लगे हुए हैं बहुत सारे लोग काम में, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही है। 2 आदमी मिल के जितना काम करेंगे खेत में, जितना उत्पादन होगा, 20 लोग लग जाएं तब भी उतना ही उत्पादन होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से दबाव बढ़ा, इधर भी बढ़ा। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन उस समय क्या हुआ, जब उद्योग ख़त्म होने लगे, लोग खेती करने लगे, तो खेती, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आ गए, ऊपर से जो जमींदारी व्यवस्था थी और भी चीज़ें थी उसका असर हो रहा था, उसमें शोषण चल रहा था। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है, उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा था। तो इस वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा। एक तो खेत के एग्जाम्पल्स मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सिर्फ खेती नहीं आती, गांव में सारे काम होते हैं, छोटे मोटे उद्योग भी लगे होते हैं, व्यापार भी थोड़ा बहुत हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें, इन सब पे दबाव बढ़ा, इन सब पे असर हुआ, व्यापार पे असर हुआ। तो इसको जब आप समझ लेंगे अच्छे से, इस कनेक्शन को पकड़ लेंगे तो आप सही उत्तर लिख पाएंगे। अदरवाइज़ ऊपर ऊपर सतही स्तर पर बातें होंगी और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है? तो इसको इस रूप में देखना है, और इस टॉपिक को कैसे देखना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर भूल गया हो तो थोड़ा सा पीछे करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था कि जब इस टॉपिक को आप पढ़ें तो इस एंगल से पढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दोस्तों ने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी तो उन्हें लगेगा कि आंसर के नाम पर तो मैं सिर्फ कुछ ही बातें बता रहा हूँ, तो मैं फिर से याद दिला दूँ कि यह आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ मैं आंसर के नाम पर आपको वो बता रहा हूँ जो सही मायने में लिखा जाना चाहिए, और कैसे लिखा जाना चाहिए उस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, उस पर भी अभी फ़िलहाल वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, आगे आएंगी। उसमें भी बताया जाता है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो थोड़ा और विस्तार से आपको समझ में आता है। ठीक है? तो वो वहाँ पे है, बाकी चीज़ें तो काम भर की चीज़ें यहाँ बता दे रहा हूँ। इससे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि उत्तर लिखने के लिए, इस खास प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमें कितना ज्ञान चाहिए, कैसी समझदारी चाहिए। अब देखिए, लीजिए मैं इधर इशारा कर रहा था और आ गया, लेकिन थोड़ा सा हट के है। आधुनिक भारत में 2017 का प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे। ठीक है? उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे तथा विवाद क्या थे? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। मज़ेदार तो है ही, लेकिन एक समस्या भी है ये। पता है, जब हम मुख्य परीक्षा में प्रश्न लिख रहे होते हैं, एक तो हम ऐसा कर रहे हैं कि घर पे हैं या कोचिंग में हैं और टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं,
वो अलग माहौल होता है। वहाँ थोड़ा बहुत समय मिल जाता है, खुद को हम समझा लेते हैं कि ये ठीक है, ये पूछा गया। एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, अलग अलग तरह का प्रेशर होता है, और उस प्रेशर की वजह से ये गलती होती है। बहुत सारे लोगों के साथ गलती है, जो टॉपर हैं उनके साथ भी ये हो जाता है। ठीक है, बस ये है कि कौन कितना संभल जाता है, उसी से तय होता है कि उसको कितने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो होता यह है कि जब हमारे सामने प्रश्न आता है, अब देखिए इसी में देखेंगे तो आप 3 लाइनें देख रहे हैं, थोड़ा और छोटा करके लिखा होता है, 2 लाइनों में लिखा है प्रश्न, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। 30 सेकंड से कम समय में जल्दी से पढ़ दिया कि आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे। उस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुख्य विवाद क्या थे। ऐसे हम पढ़ते हैं मन में। अभी तो मैंने पढ़ा तो थोड़ा टाइम लगा, मन में पढ़ना और जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। और जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या दिखता है, सारी लाइनें, सारे शब्द गायब हो जाते हैं, सिर्फ हमें ये दिखता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर लागू होता है। जिस मुद्दे पर क्वेश्चन पूछा गया हमें सिर्फ वही शब्द दिखता है और हमें लगता है लो पकड़ में आ गई बात, चलो लिखते हैं, और हम लिखना शुरू कर देते हैं। लिखते जाते हैं, सब आंसर बढ़िया लिख दिए, एकदम मज़ा आ गया, जितना पढ़े थे सब लिख दिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। बाद में देखते हैं कि अरे पूछा तो कुछ और गया था। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है। जब आप मेंस देंगे या दिए होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा होता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप प्रश्न को पूरी गंभीरता से, पूरे इत्मीनान से और जिम्मेदारी के साथ पढ़ें। कम से कम 2 बार पढ़ें। हो सकता है कि आपने एक ही बार में समझ लिया है, लेकिन एक नियम बना ले कि हमें 2 बार पढ़ना है। कितना समय लगेगा? मान लेते हैं कि 30 सेकंड लग रहे थे, 1 मिनट लगेगा। अगर 1 मिनट आपने प्रश्न को समझने में लगा दिया तो बाकी के 7-8 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय आप देने जा रहे हैं आंसर राइटिंग में, वो ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने यहाँ पे कंजूसी की, यहाँ पे जल्दबाजी की, तो ये तो समय गया, वो गया ही। आंसर लिखने में जो गया समय वो भी गया, और नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने कुछ और लिख दिया, हमें नहीं समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को जब हम जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ ये समझ में आएगा कि सामाजिक सुधार आंदोलन की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, इन दोनों को जोड़ के कुछ न कुछ जो पढ़ा है वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में महिलाओं की बात उठ रही है, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, बाकी सामाजिक बुराइयों को साइड में रखते हैं, महिलाओं की बात पूछी जा रही है। उसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझना होता है कि उस अवधि में, उस समय में महिलाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या थे और विवाद क्या थे। बात इस पर हो रही है, प्रश्न इस पर पूछा गया है, ये बाकी सारे शब्द एक तरह से भूमिका बना रहे थे, आपको सही दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। असली क्वेश्चन ये है कि जिस समय 19वीं शताब्दी के आसपास की बात हो रही है, जिस समय सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उस समय महिलाओं से संबंधित क्या क्या मुद्दे थे, कौन कौन से विवाद थे। इन 2 शब्दों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक लिमिट पे जाके दोनों एक ही जैसे हो जाते। कौन कौन से इश्यूज़ उस समय उभरे थे, उनकी बात हो रही है। उनको बस आप गिना देंगे, थोड़ा सा कमेंट करने टाइप का, टिप्पणी टाइप का आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फोकस होना चाहिए कि पूछा क्या गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बातें बता देता हूँ। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़े हैं, तो आप देखिए, और मज़ेदार बात यह है कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आज के सिनेरियो में देखते हुए जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उसी को आप पीछे लेके जाएंगे तो ज़्यादा बदलाव नहीं है। कुछ चीज़ें तो अभी हट गई हैं, जैसे कि सती प्रथा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सेम अभी, प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। जैसे कि महिलाओं को, अभी भी कोई विधवा महिला है, उसको समाज में क्या स्थान है। आज के समय, वर्तमान समय, अभी भी हम इतने समझदार नहीं हो पाए। हमारा समाज अभी भी कुछ मामलों में बेवकूफ़ी है, पता नहीं कब तक समझदारी आएगी। तो कोई विधवा है, अभी तो मान सकते हैं कि थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है। अगर आपने देखा होगा, समझा होगा समाज को, तो सोचिए कि आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले क्या हालत रही होगी। ये एक मुद्दा था। महिलाओं के एजुकेशन की बात करिए, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कई जगहों पे, शहरों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत संकीर्ण मानसिकता के कि हमारी बेटी पढ़ेगी तो इसी फील्ड में पढ़ेगी, यही पढ़ेगी, इतना ही पढ़ेगी, ये सारी चीज़ें। उस समय तो और कुछ नहीं था, बहुत कोशिश हुई एजुकेशन को लेकर। तो महिलाओं से संबंधित जितने प्रश्न आज हैं
उन्हीं को पकड़ के, वही धागा है, उन्हीं को पकड़ के पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है जिन्होंने पढ़ा है उन्हें दिखेगा कि सती प्रथा जैसी समस्याएं थी, महिला विधवा विवाह को लेकर के जो मुद्दे थे, इसी तरह से समाज में जो उनकी भूमिका थी, शिक्षा को लेकर के भी जो बातें थीं, इन सब को लेकर जो समाज सुधार आंदोलनों में प्रश्न उठाए गए उन पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न प्रभावशाली तब होगा जब आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे कि महिलाओं के इन समस्याओं को हल करने के लिए किसने क्या किया। अब हमारे पास प्री के लिए जब पढ़ते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, तथ्य बहुत सारे हो जाते हैं, सब कुछ नहीं लिखना है। जो प्रमुख मुद्दा है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन में जिसने सबसे बढ़िया काम किया उसको लिख दीजिए। सती प्रथा को लेकर के जिसने आवाज़ उठाई उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ समस्याओं का आप, भ्रूण हत्या एक बहुत ही भयंकर मुद्दा था। देखिए अभी अभी दिमाग में आया है कि बच्चियों को मारा जा रहा था, पैदा हुई, अभी तो आधुनिक तरीके से मारा जा रहा है। अभी भी लोग पहले से, इस मामले में तो लोग मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए हैं कि अब तो पेट में ही पता चल जा रहा है इलीगल तरीके से। सरकार ने तो कानून बनाए हैं, कड़े कानून बनाए, लेकिन ऐसे ही पेट में पता चल गया कि लड़का है लड़की है, फिर फैसला कर लेते हैं। इतना भयानक। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बच्ची पैदा हुई तो लोग कहीं नदी में फेंक दिए, कहीं कुछ कर दिए, इसे मार देते थे। कितनी भयंकर बात थी। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या किया, ये बड़े मुद्दे थे भाई। इन्हें हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताना है, डायग्राम बना दीजिए, पॉइंट में लिख लीजिए और इनको हाईलाइट करिए। वैसे तो मैं जब आंसर राइटिंग की बात करता हूँ तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ये जब एग्जाम्पल्स आप देते हैं ना, उनको अच्छे से हाईलाइट करिए ताकि एग्जामिनर अगर जल्दी जल्दी में है तो भी उस चीज़ पे नज़र उसकी पड़ ही जाए कि अरे ये लिखा गया है। क्योंकि एग्जामिनर सब कुछ इग्नोर कर सकता है, आपने जो हाईलाइट किया है ना वो इग्नोर नहीं कर सकता। उसका ध्यान वहाँ जाएगा ही जाएगा, वही करने बैठा है कि जो मेन बात है उसे खोज के पढ़ लें, आगे बढ़ जाएं, नंबर दे दें, और आपने उसका काम आसान कर दिया। इन्हें हाईलाइट कर दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। आपने ये पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है, अंग्रेजों ने भारत को एक करने में भूमिका निभाई। वो अलग बात है कि उनका अपना स्वार्थ था, लेकिन ये सही भी है कि उन्होंने अपने अंडर जितना हो सकता है लेने की कोशिश की, तो एक तो करने की कोशिश की। हम उसकी उसकी हिमायत नहीं कर रहे हैं, उस पे जा भी नहीं रहे हैं, मतलब मैं आपको याद दिला रहा हूँ। प्रश्न ये है कि 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ लोगों को शायद लग सकता है कि ये कहाँ से पूछ लिया, या फिर इसका उत्तर कैसे देना है, दिक्कत हो सकती है। वही तो समझा रहा हूँ मैं, वही समझने वाली बात। 2017 का क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी कहा कि आपको पता होगा अंग्रेजों ने ऐसा किया। उसके पहले का क्या पिक्चर है, उसके पहले आप देखते हैं तो पता चलता है कहीं मुग़ल हैं, कहीं पे मराठे हैं, साउथ में, दक्कन में, अलग अलग जगहों पे राज्य हैं और ये आपस में लड़े जा रहे हैं, अपने अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश किए जा रहे हैं। भारत एक नहीं था। 18वीं शताब्दी की बात है। हालांकि उसके पहले जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कई बार ऐसे झलक मिलेगी कि किसी एक राज्य के तहत, जैसे मौर्य साम्राज्य के तहत, आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत का एक में था। ठीक है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, मध्य 18वीं शताब्दी की। तो उस टाइम पीरियड पे मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जब प्री पढ़ाता हूँ, प्री के लिए इतिहास पढ़ाते समय मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। अब कोई शासक क्या कर रहा है, कहाँ युद्ध लड़ा, कितनी बार लड़ा, हारा कि जीता, ये सारी चीज़ें कर रहा है, उस पर ध्यान देने से सबसे पहले ज़रूरी बात ये होती है कि आप ये ध्यान देखें कि वो शासन खड़ा कहाँ है, किस टाइम पीरियड में है वो, तभी तो आप बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे लिए सबसे पहली ज़रूरत है, हमारे पास ज्ञान के तौर पर यह पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के मध्य में कौन कौन से शासन थे। पता चला कि हमने एग्जाम्पल दे दिया एंशिएंट हिस्ट्री का, या उसकी 19वीं शताब्दी के आसपास की किसी घटना का जिक्र कर दिया, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा
कि हम उसका मन रखने के लिए कि चलो भैया पूछ लिए हो तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये ले लो, ऐसा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को के सही होने की सबसे पहली डिमांड है कि हमें पता होना चाहिए कि उस समय कौन कौन से राज्य थे। ठीक है, आपस में लड़ें चाहे जो भी करें, ये पहली बात है। आपने एग्जाम्पल्स दिए और इसमें सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल, सबसे खूबसूरत उत्तर उस व्यक्ति का होगा जिसने बाकायदा, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मान लीजिए भारत है, बाकायदा भारत का नक्शा बनाया और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ऐसे गोला बना दिया, यहाँ पे राज्य का नाम ले दिया, यहाँ पे फला शासक था, यहाँ पे कोई शासन था, वहाँ पे साउथ में कोई था, वहाँ पे। जैसे ही आप ये काम करते हैं, बाकी आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, एग्जामिनर बस यही देख के खुश हो जाएगा, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मौका खोजिए, देखते रहिए कि कहाँ पर डायग्राम और मैप बनाने की गुंजाइश है। आप खुद सोचिए, आप एग्जामिनर आप खुद हैं, क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया गया, किसी बच्चे ने मैप बना के बता दिया कि देखिए इस समय ऐसे भारत विखंडित था, कितना दिल खुश हो जाएगा, कितना मज़ा आएगा। और इतिहास के प्रश्नों में हम इतने डूबे रहते हैं बाकी चीज़ों में कि ये खोज ही नहीं पाते कि यहाँ डायग्राम, यहाँ मैप बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बस यही दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप एग्जामिनर का दिल जीत लेंगे। पहली चीज़ कि आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि इस समय ये शासन था, भारत का नक्शा बनाया, वहाँ दिखा दिया गोला गोला बना के, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट नक्शा बनाना है। ये आपने 90% तक काम कर दिया है। आंसर लिखने के लिहाज से शायद ना भी हो, लेकिन मार्क्स पाने के लिहाज से हो चुका है। अब क्या कह रहा है, विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, उसी को थोड़ा सा बता देंगे। बाकी आप कुछ चीज़ें बता देंगे कि ये जो ग्रसित शब्द यूज़ किया गया बेसिकली निगेटिव तरीके से यूज़ किया गया, तो निगेटिव सेंस दिखाने के लिए आप बता सकते हैं कि ये आपस में लड़ते रहते थे, इससे एक भारत की कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था। आगे शायद हो जाता, अंग्रेज़ नहीं आते तो कभी ना कभी कुछ तो हो ही जाता, लेकिन फ़िलहाल उस समय ऐसी चीज़ें थीं और उसका निगेटिव असर हो रहा था, भारत पे ही हो रहा था, सब पे हो रहा था। जो राज्य शामिल थे जो जीत रहे थे उन पे भी ओवरऑल आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव असर है, जो हार रहे हैं उन पे तो है ही। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, उसके बाद से आप कंक्लूड कर देंगे। आपका काम ऑलरेडी पहले ही हो चुका है जब आपने मैप बनाया। तो इसका उत्तर लिखने के लिए इतनी जानकारी चाहिए और आगे आने वाले समय में जब इस पे प्रश्न आएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो कोई संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना है, लेकिन इस टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट हो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और जब भी ऐसा प्रश्न आए, इतिहास हो, भूगोल हो, भूगोल को छोड़ देते हैं, भूगोल में तो ऐसे ही मैप पूछा जाता है, इतिहास की बात कर लें, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे कहीं संभावना है कि नहीं मैप बनाने का। जैसे मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ कि कहाँ पे मैप बनाने की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए किसी आंदोलन पे क्वेश्चन पूछा गया, वो आंदोलन किस जगह पे हो रहा था, अगर कहीं से भी लोकेशन की बात हो रही है और ऐसा हिंट दिया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा कि यहाँ पे संभावना है, आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए, तो उसमें एक से ज़्यादा आदिवासी विद्रोहों का जिक्र हो रहा है या किसान आंदोलनों का जिक्र हो रहा है, सामाजिक सुधार आंदोलनों की बात हो रही है, जहाँ पे संभावना बन रही है कि मैप बना के हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये आंदोलन, यहाँ पे ये विद्रोह ऐसे हो रहा था। बहुत मज़ा आएगा एग्जामिनर को, आपको दिल खोल के नंबर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन तो पूछा गया था इतिहास से, लेकिन उस समय कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी अफ्रीका को लेकर के, हमारे रिलेशन को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर, जो करंट में ऐसा था जो हिंट दे रही थी। मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में आप बहुत सारे प्रश्न गेस कर सकते हैं कि इस साल किस टॉपिक को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ये सब खूब होता है, बस हम देख नहीं पाते। ये पूरी तरह से 100% हिस्ट्री का क्वेश्चन है अगर आप पहली नज़र में देखेंगे, लेकिन अगर आप 2018 में करंट अफेयर से जुड़े थे, आपको समझ होती कि कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, तो आप साफ साफ देख पाते कि ये इतिहास का क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन करंट से प्रभावित है, उस समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी जब हम पॉलिटी या सोसाइटी, इकोनॉमी, इनके क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए सीधे सीधे ये करंट में ऐसी चीज़ें हो रही थी, पूछ लिया गया था। पूछा है, अंग्रेज किस कारण से
करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए। गिरमिटिया एक शब्द बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित हुआ। एनसीईआरटी में इसका बड़ा बढ़िया खूबसूरत मतलब समझाया गया कि बेसिकली एग्रीमेंट जो होता था उसी को गिरमिटिया कर दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द इंग्लिश के बड़े खूबसूरत अडाप्टेशन के साथ नए रूप में अभी भी शामिल कर लिए गए हमारी भाषा में। आपने कई सुने होंगे, ठीक है। खैर, तो गिरमिटिया ये शब्द था। इस पर क्वेश्चन प्री में हो सकता है पूछ लिया कि ये शब्द किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो करारबद्ध श्रमिक, उनसे बाकायदा एग्रीमेंट होता था और एग्रीमेंट करके उनको उपनिवेशों में ले जाया जाता था। क्या वे वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं? अगर आप सिर्फ इतना पकड़ लें ना, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन बिना करंट अफेयर से प्रभावित हुए नहीं पूछा जा सकता। कल्चरल सिग्निफिकेंस अभी क्या है जहाँ भी वो लोग हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। खेलों में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं, अभी तो इंडियन नहीं है, मतलब उनके पूर्वज इंडियन थे, इस समय अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत सारे नेता हुए हैं अलग अलग देशों में जिनके पूर्वज भारतीय थे, अभी उनकी अच्छी पकड़ है राजनीति में, अच्छे पदों पर हैं। तो जब हमारे देश के लोग वहाँ गए, रहने लगे, तो हमारा जो कल्चर है क्या उसको वहाँ पे संरक्षित रख पाए? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के सीधे सीधे दो हिस्से हैं, साफ साफ 50-50 का मामला है। सबसे पहली लाइन में कहा जा रहा है कि किस कारण से भारत से जो है इनको ले गए अंग्रेज करारबद्ध करके, और उसमें एग्रीमेंट बड़ा ही, जैसे फिल्मों में होता है ना, गलत तरीके से पेपर पे साइन करा लिया, उसके बाद से उसी को मिसयूज़ किया जा रहा है, जैसे कि किसी को कर्जा दिया और बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरह से कुछ होता था। एग्रीमेंट तो हो जाता था कि इतने सालों में आप वापस आ जाएंगे, ये चीज़ें होंगी, कुछ खास ऐसा होता नहीं था, बस एक बार चले जाइए, किसी आइलैंड पे ले जाकर छोड़ दिया। अब मान लीजिए इंडिया से अफ्रीका किसी को छोड़ दिया, साउथ अफ्रीका में, वो आदमी जान भी जाए कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो क्या कर लेगा, कैसे आएगा वापस अपने घर? नहीं आ पाएगा। खैर, वो अलग बात हो गई। तो किस कारण से ले जाते थे, उसमें सबसे पहला कारण आप यही लिखेंगे कि लिखना क्या है, लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मैं पकड़ने की चीज़ बता रहा हूँ। अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था, क्या है उनकी प्रॉब्लम, क्या वो क्या करने आए थे, दुनिया में क्या कर रहे हैं वो उस समय, आप देखेंगे तो अलग अलग उपनिवेश बना रहे हैं। उन उपनिवेशों में जो संसाधन है उनका शोषण कर रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था, अपने समाज, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेसिकली उनका असली काम यही था। तो आप इसी के आधार पर सोच लीजिए कि अगर हमारे यहाँ से साउथ अफ्रीका में लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो खेती होगी, वहाँ पे जो खनन का काम होगा, वहाँ मज़दूर चाहिए, तो इन्हें मज़दूर के तौर पर ले गए, संसाधनों का शोषण करने के लिए ले गए। ये चीज़ आप, ये मेन है, असली बात यही है। इसी को अलग अलग एग्जाम्पल के आधार पे आप कर सकते हैं, मतलब पहला पार्ट पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा और वर्तमान समय के कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपका उत्तर पूरा होगा। कहा जा रहा है कि क्या वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं? आपको देखना पड़ेगा कि किन किन देशों के ऐसे एग्जाम्पल्स अभी दिख रहे हैं जहाँ पे हमारे पूर्वज गए थे, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था उनके साथ, वहीं रह गए, वहीं उनके वंशज आगे बढ़े और अभी भी वो भारतीय संस्कृति को बनाए रखे हैं। और अभी तो कई देशों के साथ हमारे जो राजनयिक संबंध हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ते हैं उसमें समझ में आता है आपको, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम अफ्रीका की ही बात करें, साउथ अफ्रीका की ही बात करें, तो हमारे और साउथ अफ्रीका के बीच जो रिलेशन है उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे यहाँ से लोग वहाँ रहे थे। गांधी जी ने भी वहाँ पे अपना करियर शुरू किया, मोटे तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से उनको पहचान मिली। वहाँ एक वकील थे वो, ठीक है, फिर आंदोलन किया। वहाँ हमारे देश के जो लोग गए थे अभी भी वहाँ रहते हैं, वहीं के नागरिक हो चुके हैं। तो उनके रहन सहन में, खान पान में और पूजा पद्धतियों में, बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें दिख रही हैं। कल्चर में उनका नामकरण आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कई लोगों के नाम कि उनके पूर्वज, उनके दादा परदादा और भी पुराने वो गए थे भारत से, लेकिन जो नामकरण हो रहा है वो भारतीय तरीके से, भारतीय शब्दावली में ही नाम रखे जा रहे हैं।
तो ये भी एक तरह का कल्चरल प्रोग्रेस है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से एग्जांपल्स अलग अलग 2-3 देशों का आप ले लेंगे। साउथ अफ्रीका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। कुछ आधुनिक लोग जो फेमस हैं, उनके पूर्वज गए होंगे उधर, तो उनका नाम ले लेंगे, एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे, आंसर आपका पूरा हो जाएगा। चलिए 2018 से आगे बढ़ते हैं और 19 में आते हैं। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, बीच में उनके क्या रिलेशन था, क्या संबंध था, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भारतीय पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। आपने पुनर्जागरण पढ़ा होगा यूरोप में, ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे पहले सब ठीक ठाक चल रहा था, बीच का एक पीरियड आया जहाँ पे चीज़ें एकदम धीमी हो गई, एक तरह से कहे कि हम सो गए, उस तरह से काम नहीं कर रहे, फिर किसी वजह से फिर जाग गए, फिर से काम करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि हम पुनर्जागृत हो गए। ऐसे ही भारत पहले मान लीजिए कि ठीक ठाक चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तरक्की हो रही थी, अंग्रेज आ गए और भी चीज़ें हुई। भारत जो है बीच में एक तरह से डार्क जोन आप कह सकते हैं, सोने वाले पोजीशन में आप कह सकते हैं कि हाँ सो गए हम, कुछ खास प्रगति नहीं हो रही है, बहुत सारे, और ख़ास तौर से सोने का मतलब यही है कि बुराइयों ने फिर पकड़ बनानी शुरू कर दी, समाज में अनेक तरह की बुराइयाँ, अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो फिर से जब हम जागे, फिर से हमने समाज पर ध्यान देना शुरू किया, धर्म पर ध्यान देना शुरू किया, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया, तो हम कह सकते हैं कि हम फिर से जागे। और इसको पकड़ने के लिए इतिहास में जो सामाजिक सुधार आंदोलन है ना, उसी के आसपास उन्हीं चीज़ों को केंद्र में रख के आप समझ सकते हैं। कोई अलग घटना नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा चौड़ा होता है, विस्तार से होता है। तो कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान का उद्भव। राष्ट्रीय पहचान का उद्भव का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे आप इस समय नॉर्मली देखते होंगे कि हम राष्ट्रीय पहचान के स्तर पे ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और जब हम भारत की बात करते हैं तो कंप्लीट भारत की बात करते हैं, कश्मीर, कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट, सब कुछ समाहित करते हुए हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उस समय ऐसी बात इस रूप में नहीं थी कि एक भारत है, या भारत का रेंज क्या है, कितने लोग मिलकर भारत का निर्माण करते हैं, कितना क्षेत्र भारत के तहत आता है, ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे बन रही थी। तो जैसे जैसे पुनर्जागरण हुआ, जैसे जैसे सामाजिक सुधार हुए, जैसे जैसे लोग समझना शुरू किए, पढ़ना लिखना शुरू किए, सुधार आना शुरू हुआ, वैसे वैसे देश में एकता की भावना भी विकसित होने लगी। और यही वो चीज़ है जिसका कनेक्शन आप स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हमें एकता का एहसास नहीं होगा, जब इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, तब तक सामूहिक रूप से हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा होगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। मतलब कोई अत्याचार कर रहा है तो हम सामूहिक रूप से विरोध नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये। तो जब एकता की भावना आती है, राष्ट्रीयता की भावना आती है, तब हम एक साथ मिलकर किसी एक खास पर्पज़ के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इनके बीच जो संबंध हैं उनका परीक्षण कीजिए, और इसका उत्तर देने के लिए एग्जाम्पल से ज़्यादा कॉमन सेंस काम करेगा। एग्जाम्पल तो ठीक है, कॉमन सेंस, समझदारी, अपने शब्द, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। क्योंकि पुनर्जागरण हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जब जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, अपने देश के बारे में जान रहे हैं, अपने लोगों के बारे में जान रहे हैं, हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन है इसके बारे में समझ रहे हैं, और जब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक सामान्य सी नेचुरल से इच्छा पैदा होती है कि हमें अपने अधिकार के लिए कुछ करना चाहिए। और जब हम कहते हैं एक देश के तौर पर, तो सबकी बात करते हैं। राष्ट्रीय पहचान जब बनने लगी तब ये चीज़ें होने लगी। ये कैसे बना? जब लोग समझदार नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तो वो इतने भी समझदार नहीं होते कि हमें किसी से अपनी आज़ादी लेनी है। हम तो मान के चल रहे हैं कि जैसे चल रहा है ठीक ही है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसके हम अधिकारी हैं, जिसका हक है हमें, तब हम कुछ करते हैं। तो ये कब होता है? जब एक राष्ट्रीय पहचान बनी, उसके बाद से आप देखिए तरह तरह के आंदोलन हुए, नई नई संस्थाएं बनी, उन्हीं में से कांग्रेस भी एक संस्था थी, ऐसे चीज़ें आगे बढ़ी।
इन्हीं का जो कनेक्शन है, इन्हीं को के बीच में जो संबंध है वही बताना है, हो जाएगा काम। इतना ही लिखना है। ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि 90% तक कॉमन सेंस बढ़िया इस्तेमाल करेंगे, तर्क बढ़िया इस्तेमाल करेंगे, आपका काम हो जाएगा। बीच में कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे, हाईलाइट कर देंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनके बारे में मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था। क्वेश्चन आया है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। कर्जन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बंगाल विभाजन और कुछ और घटनाएं देखिए, इसने कुछ और किया था। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, तो बंगाल विभाजन के आधार पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा आपको, जब डलहौजी की बात हो रही थी, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कि इस व्यक्ति के रहते कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं और उनका असर क्या हुआ है। तो सीधे सीधे पूछ लिया कि प्रभाव क्या रहा, दूरगामी प्रभाव, यही तो मैं समझा रहा था शुरू में आपको। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की क्या क्या नीतियाँ थीं, जिनमें से एक था वो बंगाल विभाजन, और उन नीतियों का विरोध भी हुआ, उन नीतियों का असर भी हुआ, और उन विरोधों, उन प्रभावों की वजह से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या बदलाव, उसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं और उस पर क्या प्रभाव हो रहा है, उसका मूल्यांकन करना है। देखिए, तो अगर हम बंगाल विभाजन की ही बात कर लें तो वही वो जड़ है जहाँ से सांप्रदायिकता की भी नींव अंग्रेजों ने डाली थी, सपोर्ट किया था बेसिकली। लेकिन वही वो चीज़ है जिसने व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक भी किया था कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए, जो चीज़ ठीक नहीं है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं में, बच्चों में, किसानों में, उच्च वर्ग में, सब में एक तरह की जागरूकता की भावना फैलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा उस आंदोलन का, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन बड़ा खूबसूरत शब्द था, ये शब्द है अभी, कि हम स्वदेशी तरीके से जिएंगे, अपने तरीकों, अपने चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपने नियम हम चाहते हैं, इस तरह की बातें होने लगीं। तो और उसकी जड़ क्या थी? इसकी विभाजन की नीति थी, और भी चीज़ें हैं। तो इस रूप में इसकी नीतियों को जब आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, प्रभाव, इतिहास के बारे में एक वीडियो आएगी बाद में कि जब इतिहास पे क्वेश्चन आए तो आपको उत्तर कैसे लिखना है। हर उत्तर में एक चीज़ कॉमन होगी, वो चीज़ आप कैसे करेंगे। फिलहाल इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि दूरगामी प्रभाव में आप आगे तक के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि देखिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस घटना की वजह से यहाँ तक प्रभाव पड़ा। बस ये लिख देंगे, काम हो जाएगा। अब देखिए, यंग बंगाल और ब्रह्म समाज। आप देख रहे हैं कई क्वेश्चन सामाजिक सुधार आंदोलन से पूछ लिए गए। टॉपिक क्या है? 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, घटनाएं, विषय, इस तरह का ये टॉपिक है। और उस टॉपिक में मैंने आपको कई बार हिंट दिया, कई बार साफ साफ कह दिया है कि जो सामाजिक असर है, जो आर्थिक असर है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। ये तो लॉर्ड कर्जन वाला पूछ लिया गया, हालांकि इसको इस टॉपिक में न रख के हम स्वतंत्रता आंदोलन में रखते तो और सटीक होता, क्योंकि वो कायदे से देखा जाए तो उसी में रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी रख लिए, कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि समाज और अर्थव्यवस्था को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टॉपिक के तहत। यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, इनके विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। अब इसके साथ भी गलती ये हो सकती है, इस प्रश्न में हम गलती ये हो सकती है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि यंग बंगाल आंदोलन और ब्रह्म समाज के बारे में हमें लिखना है। नो डाउट लिखना है, लेकिन कायदे से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस पर लिखना क्वेश्चन की डिमांड में अगर खोजने जाएंगे तो 30% 40% से ज़्यादा नहीं है। असली बात यहाँ लिखनी है कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे उनके उत्थान तथा विकास को रेखांकित करना, उस पर भी बात करनी है। मान लेते हैं इनको 50% का महत्व देते हैं, फिर भी 50% कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दो बातें देखनी है, यंग बंगाल आंदोलन और ब्रह्म समाज। इनके बारे में थोड़ा सा, अब थोड़ा सा का मतलब सिर्फ डेटा नहीं कि इन्होंने शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत हुई, ये किया नहीं। उनके जो असली मकसद है, जब
मेंस में किसी भी आंदोलन के बारे में आप लिखें, सामाजिक सुधार आंदोलन का, तो उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो मकसद है, उससे ज़्यादा हाईलाइट करें। बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना कि उसका मकसद महत्वपूर्ण है। इनका मकसद आप बताइए। और इसी संदर्भ में आपको बताना है कि जो बाकी सुधार आंदोलन हुए उनका उत्थान कैसे हुआ, कैसे उनका असर हुआ, समाज में कैसे दिखा, कैसे आगे बढ़े वो आंदोलन। ठीक है, ये सारी चीज़ें लास्ट में आप चाहें तो एक लाइन में इनकी सीमाओं का भी वर्णन कर सकते हैं कि हालांकि ये सीमाएँ भी रहीं। कंक्लूजन में जाके मेरे ख्याल से आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 2022 का प्रश्न। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताइए, फिर से समझिए। भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? उस समय अंग्रेजों के पास उनके खुद के ज़्यादा सैनिक नहीं थे, भारतीय ही लोग उसमें शामिल किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। समझ रहे हैं, घटनाओं की बात हो रही है। मैंने आपको हिंट दिया था कि अंग्रेज आए, विस्तार कर रहे हैं। जब मैप वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे वहाँ भी मैंने आपको हिंट दिया था, एग्जाम्पल्स भी दिए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अंग्रेज विस्तार कर रहे हैं, आने वाले 200 सालों तक वो शासन करने वाले हैं, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो इसे हमें तैयार करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले समय में भी इस चीज़ को समझ के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन टॉपिक रिपीट होगा, यही से तो पूछा जाना है। उसके दूसरे छोर को पकड़ लेगी यूपीएससी, दूसरे एस्पेक्ट को पकड़ लेगी, लेकिन है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो क्यों जीतती रही? अब आप इसका कारण बताइए। खूबसूरत क्वेश्चन है और कठिन प्रश्न भी है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि अगर आपने ओवरऑल पिक्चर देखी है, समझने की कोशिश की है, तो आपको सीधे सीधे चीज़ें दिखाई देंगी कि अच्छा ये कारण था। अगर नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लगेंगे लिखने कि अंग्रेजों ने इसके साथ लड़ाई लड़ी, उसके साथ लड़ाई लड़ी, ये प्लासी का युद्ध हुआ, ये कर्नाटक का युद्ध हुआ, मैसूर का, ऐसे लिख के हमको लगेगा कि हमने कर दिया काम। ये पूछा ही नहीं जा रहा है। यूपीएससी ये कह रही है कि उनके सेना में भारतीय ही थे, हमारे यहाँ के जो थे वो तत्कालीन भारतीय शासकों की जो सेना थी उसमें ज़्यादा सुसज्जित सेना थी, ज़्यादा ट्रेनिंग उनको मिली थी। फिर ऐसा क्या हुआ? इसका कारण आप देखिए, प्रशासन देखिए, मैनेजमेंट देखिए, सेना को संचालित करने वाले व्यक्तियों को देखिए, उनका मकसद देखिए, वो क्या करना चाहते हैं, उनको सेना में रखने के जो नियम है उनको देखिए। तब आपको अंतर समझ में आएगा ये चीज़ें क्यों हो रही थी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो रणनीति रही अंग्रेज़ों की, सहायक संधि आपने नाम सुनी है, किस तरीके से ये अंग्रेज़ों को कमज़ोर करते, अपने शासकों को, भारतीय शासकों को कमज़ोर करते थे, हर तरह से कमज़ोर करते थे। युद्ध तो एक फाइनल बैटल हुआ ना, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग पहले ही हार जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो जब आप अंग्रेज़ों की सोच को समझने की कोशिश करेंगे और उस सोच को पकड़ के देखेंगे कि ये यहाँ के शासकों को जीतने के लिए कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं के लोगों को शामिल करके यहीं के लोगों को हरा दिया। क्या किया, कैसे किया, इस तरीके से आप समझेंगे। कुछ मैंने अभी एग्जांपल्स दिए बीच में, उनको पॉइंट वाइज करके लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। यही करना है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इस टॉपिक के तहत टॉपिक्स वो ख़त्म नहीं, एक और है क्वेश्चन अभी हैं, शायद ये लास्ट है मेरे ख्याल से। इसको देख लेते हैं, तब मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि हमने क्या सीखा, क्या एक अप्रोच बन सकती है इस टॉपिक को लेकर। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जब भी इस टॉपिक को आप पढ़ें तो देखिए कि समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समझ रहे हैं, अंग्रेज़ों के शासनकाल में बाकी जो घटनाएं हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों ने विस्तार किया, ठीक है, इसके अलावा उस समय का सिचुएशन क्या था जब अंग्रेज आए, सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए उस पर क्वेश्चंस, यही 2-3 चीज़ें तो पकड़ के अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ रहे हैं, तो वो मैंने बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप देखिए कि अर्थव्यवस्था पर
समाज पर क्या असर पड़ रहा है। 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। अकाल का क्या मतलब होता है? सामान्य भाषा में मैं समझाऊं तो ऐसा हो रहा था कि खाने पीने की चीज़ें नहीं हो रही हैं, खेती नहीं हो रही है, अनाज उतने नहीं है, सप्लाई नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों में ऐसी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है, बहुत ही मार्मिक कहानी अगर आपने पढ़ी होंगी तो क्यों वृद्धि हो गई, क्या कारण है? क्या इसका कारण प्रकृति है? क्या इसका कारण वहाँ की जनता है, लोग हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन में बदलाव आ रहा है, लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें नहीं समझी जा रही हैं, उनके प्रति शासकों का उत्तरदायित्व तो कम हो रहा है। अब अंग्रेज आ रहे हैं, वो तो अपना पर्पज़ लेके आए ना, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो क्यों अकाल, पहले भी अकाल पड़ते थे, बाद में भी पड़े, ये क्यों वृद्धि होने लगी, इसे हमें समझना है एग्जाम्पल्स के साथ। वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय भी आप देखेंगे कई जगहों पे अकाल पड़े थे। उस चीज़ से आप समझ पाएंगे कि अकाल में जितना प्रकृति का योगदान होता है उससे कहीं ज़्यादा लोगों का योगदान होता है। लोगों से मेरा मतलब है जो शासन में बैठे लोग हैं, उनका योगदान होता है। हमारे यहाँ कहीं पे अचानक से महंगाई बढ़ रही है, कहीं पर किसान अपना फसल फेंकने को मजबूर हो जा रहा है, खेत में ट्रैक्टर चला दे रहा है, रास्तों पर फेंक दे रहा है। इसके लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार नहीं है जो किसान की खुद की हैं। उसने क्या, बेचारे ने मेहनत की, फसल उगाई, सब कुछ किया, अब फसल तैयार है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी है। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बाजार की वैसी व्यवस्था नहीं है, हो जाता है। ऐसे ही उस समय जब अकाल पड़ रहे थे, सरकार ने लोगों तक अनाज पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं की है, कुछ सोचा ही नहीं है। सूखा भी पड़ता था, सूखे के समय पे तो अकाल होता था क्योंकि खेती नहीं हुई और खाने पीने की दिक्कत होने लगी, समस्याएं बढ़ जाती थी। तो आपको इसमें खोजना क्या है, बेसिकली यूपीएससी जब पूछ रही है कि क्यों ऐसा वृद्धि देखने को मिल रहा है, इसे क्यों हो रहा है, तो आप इसी नज़रिए से जब खोजेंगे तो आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और उसी के आधार पे आप चीज़ें लिखेंगे। कहीं से भी अगर आपने ये दिखाने की कोशिश की, हालांकि एक कारण तो है कि प्रकृति की वजह से भी, यानी कि कभी सूखा पड़ गया उस वजह से भी होता है, लेकिन उसी पे सारा उत्तरदायित्व तो डालने की कोशिश की तो यूपीएससी समझेगी कि आपने इतिहास ढंग से नहीं पढ़ा है और भूगोल भी ढंग से नहीं पढ़ा है पर्यावरण भी ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उस समय हम क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करते थे, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, अभी है। तो अभी के नज़रिए से हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि भाई वैसे ही हो रहा था, पर्यावरण बदल रहा था तो ऐसा हो सकता है। नहीं, संभाला जा सकता है, सिचुएशंस संभाली जा सकती हैं। दुनिया में जितना अनाज हो रहा है उससे पूरी दुनिया पर्याप्त बढ़िया तरीके से खा पी सकती है, रह सकती है। लेकिन आज भी दुनिया में तमाम देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो भुखमरी में जी रहे हैं। हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज के समय में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये किसका फेलियर है? प्रशासन का है, सरकार का है, उनके उत्तरदायित्व में कमी की बात है। तो इस तरीके से भी आप इसको पकड़ेंगे और एग्जाम्पल्स देंगे। हालांकि सरकार ने जो कोशिशें की उनको भी आपको लिखना चाहिए। बहुत सारे आयोग बनाए गए और उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने अध्ययन किया, बताया कि ये कारण है और सरकार को सलाह भी दी। तो वो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं कि उस समय की सरकार ने ये चीज़ें प्रयास के तौर पे की थी, लेकिन पर्याप्त नहीं रहे, तभी तो अकाल पड़े, बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो वो आंकड़ा भी आपको मिल जाए तो बस, ज़्यादा आंकड़े नहीं, वो बस एक दो बस लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगली बार हम इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा, जो देखा प्रश्नों को, उससे क्या सीख मिलती है? हमें ये समझ में आता है कि जो आधुनिक भारत की बात कर रही है यूपीएससी की, 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक इतना लंबा चौड़ा फील देने के लिए इसमें पूछ क्या रही है? दो ही तीन चीज़ें पूछ रही है बार बार। सबसे पहली बात है कि इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं जिनका बड़ा असर हुआ है, पानीपत की लड़ाई, डलहौजी की नीतियाँ, करजन की नीतियाँ, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, ये। दूसरी तरफ सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं जिनका बहुत बड़ा असर हो रहा है, जिसको आप पुनर्जागरण से भी जोड़ के देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ के देखते हैं, वो बड़ी बड़ी घटना है उन पर। साथ ही साथ अंग्रेज शासन में आ चुके हैं,
अब क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर, समाज में क्या असर हो रहा है। हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन समाज में ही समाज सुधार को लेकर के अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं उन्हें जोड़कर पूछ लिया जाए। बिल्कुल हो सकता है। बड़ी घटना ऐसी और भी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं जिन पर अभी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी, अभी बाकी हैं। वो आपका काम है कि पढ़ते समय उनको ध्यान में रखना और मान के चलना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और करेंट अफेयर पे अगर आपको नज़र है तो आप इस तरीके से देखिए कि जो चीज़ अभी चल रही है, जो घटना हो रही है, इसका इतिहास से कोई संबंध है क्या, या फिर इस तरह की कोई घटना इतिहास में घटी है क्या, या इस तरह का मुद्दा कभी इतिहास में रहा है क्या। ऐसी चीज़ें आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्वेश्चन गेस करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से उत्तर आप लिख सकते हैं, कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। आगे भी हम इसी तरीके से पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से और भी चीज़ें हैं, जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे, तब कुछ और भी चीज़ें करेंगे। मेंस मास्टर सीरीज़ फिर कंप्लीट होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि सही में आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेंस की तैयारी के लिए। मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो दे ही दिया, बना ही दिया वीडियो। इसी को आप देखते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये भी नहीं आएगा कि मन में चलो फिर से सर से पूछ ले, सर कैसे तैयारी करना है। सब तो बता ही दिए, करिए। तो करने वाला चाहिए। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, प्री के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकायदा सबूत दे रहे हैं कि देखिए इतना आप कर लेंगे, आपका प्री निकल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी ईमानदारी से आप उसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। फ़िलहाल अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें सारी जानकारी है। आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जल्दी से तैयार कर सकते हैं। इस सीरीज़ के नोट भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही दी जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।